राखी के माँ और बापू दोनों मजदूर हैं। दोनों कंस्ट्रक्शन में भारी सामान उठाने का काम करते हैं। राखी की 3 बहनें हैं, पूजा, पायल और गुड्डी। कुछ ही दिनों में घर में एक सदस्य बढ़ने वाला है क्योंकि राखी की माँ बिमला गर्भवती है। वो गर्भवती अवस्था में ही काम पर जाती है। एक दिन बिमला ने काम पर जाने से पहले राखी से कहा, राखी बेटी, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मैं और तुम्हारे बापू काम पर जा रहे हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम अपनी बहनों का ख्याल रखोगी ना? ये कैसी बात कर रही हो माँ? ऐसा मत बोलो। नहीं बेटी, जिंदगी का क्या ही भरोसा है। हमारा मालिक बहुत अत्याचारी है, हमसे आखिरी पल तक काम करवाएगा। ये बोलकर बिमला उसके पति रमेश के साथ काम पर चली गई। राखी ने अपनी बहनों के लिए खाना बनाया। पूजा ने राखी से कहा, दीदी हमें बहुत ठंड लग रही है, एक चादर दे दो ना। दिसंबर का महीना चल रहा है, बाहर तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है। ऐसे मौसम में ठंड लगना स्वाभाविक है, लेकिन उन लोगों के घर में कोई चादर नहीं है। वो लोग बहुत गरीब हैं। राखी ने रोते हुए कहा, बहन मेरे पास कोई चादर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती बहन। वो लोग ठंड से कांपने लगे। राखी ने तीनों को खाना खिलाया और देखा कि उसके लिए खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे इतना तो करना ही होगा। उस तरफ बिमला और रमेश काम करते रहे। उनका मालिक रामदास हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। ठीक से काम कर, ठीक से, नहीं तो डंडा पड़ेगा पीठ पर। बिमला के शरीर में कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो गर्भवती है, इसीलिए उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसके हाथ सुन पड़ गए और उसके हाथ से एक सामान नीचे गिर गया। रामदास गुस्सा हो गया। नालायक औरत, ये सामान गिरा दिया तूने, पता भी है ये कितना महंगा है? ये ले, ये ले। रामदास ने जोर से बिमला के पेट पर एक लात मार दिया। बिमला पेट के बल गिर गई। उसके पेट के अंदर से उसकी होने वाली बेटी रो पड़ी। माँ, मुझे बहुत जोर से लगी है माँ, बहुत जोर से। ये देखकर रमेश दौड़ते हुए आया। मालिक, मेरी बीवी पेट से है मालिक, आपने उसे क्यों मारा? बच्चे को कुछ हो गया तो? अरे जा जा, बच्चे को जन्म देकर भी क्या करेगा? खाना तो खिला नहीं पाएगा ठीक से। मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर रामदास गुस्सा हो गया। अच्छा, तो मुझे धमकियां देती है? रुक जा। ये बोलकर रामदास बिमला को और मारने लगा। रमेश उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन रामदास डंडे से उसे भी मारने लगा। मार खाते खाते रमेश ने वहीं पर अपना जीवन त्याग दिया। बिमला चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उठिए जी, बात कीजिए, उठिए ना। लेकिन रमेश नहीं उठा। बिमला ने भी रोते रोते वहीं पर अपनी जान दे दी। राखी और बाकी बहनों को जब ये पता चला तब वो लोग दौड़ते हुए उनके माता पिता की डेड बॉडी के पास आए और रोते रहे। माँ बापू, आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? बात कीजिए माँ। अब हमारा क्या होगा? बात कीजिए ना। सब लोग रोते रहे, लेकिन तभी राखी को बिमला के होने वाले बच्चे के बारे में याद आया। माँ के पेट के अंदर एक बच्चा है, माँ को जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये बच्चा भी मर जाएगा। राखी से ये बात सुनकर वहाँ के लोग बिमला को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने बिमला के पेट को काटकर एक छोटी सी बच्ची को बाहर निकाला। वो बच्ची बाहर आते ही अपनी माँ की ओर देखकर रोने लगी। डॉक्टर साहब ने राखी से कहा, एकदम सही समय पर लाई हुई इन्हें, नहीं तो ये बच्ची भी पेट के अंदर ही मर जाती। राखी ने अपनी छोटी बहन को गोद में लिया। वो लोग अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करके घर लौट गए, लेकिन तब भी रामदास को शांति नहीं मिली। रामदास उन लोगों के घर चला गया। सुनो, तुम लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारे माता पिता ने ये घर गिरवी रखकर मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। जब तक वो पैसा मुझे नहीं मिल जाते, मैं इस घर में किसी को रहने नहीं दूंगा। राखी अपनी 4 बहनों को लेकर वहाँ से निकल गई और बीच रास्तों में रोती रही। हमारे नसीब में भुगतना ही लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे? इतनी ठंडी में रात को रहेंगे कहाँ? वो लोग चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो छोटी बच्ची रो पड़ी। लगता है इसे भूख लगी है, लेकिन दूध कहाँ से लाऊं? वैसे भूख तो हम सबको लगी है दीदी। राखी चिंता में पड़ गई। वो बाकी बहनों को लेकर एक ढाबे में पहुँच गई और खाना मांगने लगी। ढाबे का मालिक नाराज हो गया। खाना क्या मुफ्त में मिलता है? चल भाग यहाँ से। वो लोग भाग गए। खाली पेट उन लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो लोग चलते रहे। कुछ देर जाने के बाद राखी ने देखा कि एक बड़ी सी पंछी रास्ते में जख्मी होकर पड़ी हुई है। राखी को बहुत दया आई। बेचारी पंछी, इसकी हालत भी हम लोगों की तरह ही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राखी और बाकियों ने उस पंछी की सेवा की।
पानी से उसका घाव धो दिया और फिर उस पंछी को पानी भी पिलाया। कुछ ही सेकंड के बाद वो पंछी ठीक हो गई और वो बात करने लगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं कब से यहाँ पर जख्मी पड़ी हुई थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। राखी ने उस पंछी को सब कुछ बताया। उस पंछी ने कहा, मैं इसके पास वाले जंगल में ही रहती हूँ, वहाँ एक खास किस्म का फल मिलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को वहाँ लेकर चलती हूँ। राखी अपनी बहनों को लेकर उस पंछी के पीछे पीछे चलती गई और अंत में एक जंगल में जाकर पहुंची। उसने देखा कि सामने झाड़ियों में एक खास किस्म का फल उगा हुआ है। तुम लोग ये फल खा सकते हो, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और यहाँ फालतू में सड़ता रहता है, इसे बच्चे भी खा सकते हैं। राखी ने एक फल खाकर देखा, वाह ये फल तो बड़ा स्वादिष्ट है, खाओ सब लोग। सभी ने फल खाया और राखी ने छोटी को भी खिलाया। सब लोग बहुत खुश हो गए। राखी ने देखा कि एक विशाल पेड़ अंदर से खोखला है। बहनों, हम इस पेड़ के अंदर रह सकते हैं और यहाँ कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा। राखी और बाकी सब लोग पेड़ के अंदर घुस गए और वहीं पर रहने लगे। पेड़ के अंदर बाहर जैसी ठंड भी नहीं लगती। भूख लगने पर वो लोग फल खाते रहे और पास वाली नदी से पानी पीते रहे। एक दिन पूजा ने उस फल से रस निकाला और उसे पानी के साथ मिलाकर शरबत बनाया। उसे वो शरबत बहुत टेस्टी लगा। दीदी, ये शरबत तो बहुत टेस्टी है, क्यों ना हम इसे शहर में बेचना शुरू करें? हाँ, वैसे भी माँ बापू का घर तो उस रामदास के हाथ से वापस लेना है। उन लोगों ने एक बाल्टी में नदी का पानी भर लिया और उसमें उस फल के रस को अच्छे से मिलाकर शरबत बना लिया और उसे शहर में बेचने लगे। ये खास किस्म का शरबत पीकर सब लोग मुग्ध हो गए। अरे वाह, ऐसा शरबत तो मैंने कभी नहीं पिया। किस चीज से बना है ये? वो हम नहीं बता सकते, ये एक खास शरबत है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन हर रोज इस शरबत को यहाँ बेचा करो, मैं रोज पीऊंगा। ऐसे शरबत का बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो गया। पूजा ने जंगल के बाकी फलों से भी शरबत बनाकर बेचना शुरू कर दिया और ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसे आ गए। राखी ने रामदास को पैसे देकर घर छुड़वा लिया, लेकिन रामदास ने सोचा, इन बच्चों के पास इतना पैसा आया कहाँ से, मुझे देखना पड़ेगा। रामदास ने राखी का पीछा किया और जंगल पहुंचकर सब कुछ देख लिया। अगले दिन राखी अपनी सारी बहनों को लेकर शहर में शरबत बेचने के लिए चली गई और तभी रामदास उस झाड़ियों के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक जहरीली दवा है। अब मैं इस जहरीली दवा को इन झाड़ियों में स्प्रे कर दूंगा। उसके बाद वो घर फिर से मेरा हो जाएगा। रामदास स्प्रे करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी अचानक से जो हुआ उसके लिए रामदास तैयार नहीं था। राखी अपनी बहनों के साथ जिस पेड़ के अंदर रहती थी, वो पेड़ अंदर से खोखला था। अचानक से हवा चली और वो पेड़ टूटकर रामदास के ऊपर गिर गया। रामदास का देहांत हो गया। इस तरह जंगल के पेड़ ने जंगल में जहरीली दवा मिलाने वाले को खत्म कर दिया और इस तरह बिमला और रमेश की आत्मा को भी इंसाफ मिल गया। राखी अपनी बहनों के साथ शरबत बेचने लगी और खुशी से जीवन बिताने लगी। इस तरह बुराई को खत्म करके सच्चाई की जीत हो गई। रात के 9 बज रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सुनीता ने अपनी दोनों बेटियों को अभी थोड़ी देर पहले खाना खिलाया है। बड़ी बेटी मीना खाना खाकर सो गई है और 4 साल की बेटी गुड़िया माँ की गोद में लेटी हुई है और माँ उसे लोरी सुना रही है। सो जा गुड़िया सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मीठे मीठे सपनों में तू मेरी बेटी खो जा। सो जा गुड़िया सो जा, लाल पलंग पर सो जा। गुड़िया भी अपनी आंखें बंद कर नींद की आगोश में चली गई है। सुनीता ने उसे एक ओर लेटाया और खुद भी सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन बाहर बारिश और बादलों के गरजने की आवाज के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सुनीता, सुनीता, अरे ओ सुनीता, दरवाजा खोल। उस आवाज को सुनकर सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसका मकान मालिक सोहनपाल छाता लेकर खड़ा था। उसके साथ 3-4 आदमी और थे। क्यों रे, क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? जी देर कहाँ, आपकी आवाज सुनकर तुरंत तो खोल दिया दरवाजा। उसकी बातों को सुनकर सोहनपाल ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा बातें मत बना और 2 महीने का किराया दे मुझे। सुनीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे 100 के 3 नोट सोहनपाल के हाथ में रख दिए और अपने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उन पैसों को देखकर सोहनपाल भड़क गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला,
ये क्या दे रही है तू मुझे? 300 रुपए? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? 2 महीने के 3000 रुपए हुए किराए के, और ये तू क्या दे रही है? सोहन पाल इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि सुनीता की दोनों बेटियां जाग गई और डर कर अपनी माँ से लिपट गई। सुनीता अब भी अपने हाथ जोड़े सोहन पाल के सामने खड़ी थी। उसने डरते हुए उससे कहा कि साहब, अभी तो इतने ही पैसे हैं, अभी ये रख लीजिए, धीरे धीरे मैं आपकी बाकी के सारे पैसे चुका दूंगी, थोड़ी सी दया इस विधवा पर कर दीजिए। देख, दया बया अगर मैं करने लगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। और ये क्या लगा रखा है तुमने? धीरे धीरे बाकी के पैसे चुका दोगी? देख, पूरे के पूरे पैसे अभी हाथ में रख, नहीं तो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल। और हाँ, एक भी सामान को हाथ नहीं लगाना। सुनीता के पास पैसे थे नहीं, वो लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन मकान मालिक तो पत्थर पिलता था। उस घनघोर बारिश में उसने सुनीता को दोनों बच्चों समेत बाहर निकाल दिया। सुनीता की छोटी बेटी जब अपने मृत पिता की तस्वीर उठाकर अपने साथ ले जाने लगी तो सोहन पाल ने उसके हाथ से उस तस्वीर को छीन लिया। अरे, तुझे बोला ना एक भी सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर क्यों तेरी बेटी इस फोटो को छू रही है? चल जा, इसे मुझे दे। ये कहकर सोहन पाल ने उस तस्वीर को उससे छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। उस तस्वीर का शीशा टूट गया। सुनीता और उसकी दोनों बेटियों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताकतवर के आगे कमजोर सिर्फ दुख सह सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता। उस घनघोर बारिश में अपनी दोनों बच्चियों के साथ वो सड़क पर चलने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सुनीता ने अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। उन तीनों ने वो रात सड़क किनारे ही बिताई। अगले दिन सुनीता दोनों बच्चियों को साथ लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने चली गई। पूरा दिन उसने काम किया। उस रात भी वे सभी सड़क किनारे बैठे हुए थे। दिन भर की कमाई के पैसे से रोटी और सब्जी उन्होंने खरीदी थी। सभी वही खा रहे थे। तभी माँ, मिर्ची चली गई है मुंह में, बहुत तीखा लग रहा है। रुक रुक, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। तभी मीना ने कहा, माँ तू यहीं बैठ, तू सारा दिन काम करके बहुत थक गई होगी। मैं इस रोड की दूसरी तरफ लगे नल से पानी पिलाकर लाती हूँ। मैं एक बोतल पानी तेरे लिए भी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है जा, लेकिन संभाल कर जाना। देखती हूँ ना सड़क पर कितनी तेज रफ्तार में गाड़ियाँ आती हैं। मीना अपनी छोटी बहन को लेकर सड़क की दूसरी ओर गई। उसने नल से बोतल में पानी भरा और अपनी छोटी बहन गुड़िया को पानी पीने के लिए दिया। अब अच्छा लग रहा है, बहुत तीखी मिर्च थी दीदी। चलो अब माँ के लिए एक बोतल पानी ले लो और माँ के पास चलो। कहते हैं दुर्भाग्य एक ऐसा चोर है जो घात लगाए बैठा रहता है आपके जीवन में उथल पुथल के लिए। सुनीता सड़क के किनारे अपनी दोनों बच्चियों का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी तरफ एक तेज रफ्तार कार आई। वो जब तक कुछ समझ पाती वो कार उसे रौंदते हुए निकल गई और पीछे रह गई जमीन पर तड़पती हुई सुनीता। मीना, गुड़िया, गुड़िया और मीना ने जब अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो भागी भागी वहाँ पहुँची। लेकिन तब तक सुनीता ने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। माँ, 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 पानी पी लो माँ, पानी पी लो, उठो ना माँ, पानी तो पी लो। उन दोनों छोटी सी मासूम बच्चियों के मासूम से कांधे पर एक ऐसा बोझ विधाता ने दे दिया था जिसे वो उठाने के बिल्कुल लायक नहीं थे। माँ के अंतिम संस्कार के बाद उन दोनों के सामने अपना पेट भरने की चुनौती थी। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। दोनों बहनें भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए भैया, बहुत भूख लगी है हमें। कभी कोई उन्हें भीख देता तो कभी लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते। चल चल आगे बढ़, जब देखो हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। अरे कुछ काम धाम कर लिया कर। जब दोनों काम ढूंढने जाते तो उन्हें उनकी छोटी उम्र के कारण कोई काम भी नहीं देता। अब काम मिले या ना मिले, भूख तो पेट में लगती ही है। इसलिए कभी सड़क किनारे फेंके गए खाने के टुकड़े को वे खाते तो कभी किसी के द्वारा पानी या कोल्ड ड्रिंक के फेंकी बोतल में बची कुछ बूंदों को पीकर वो अपना दिन निकालते। एक रात की बात है, वो दोनों सड़क किनारे लेटी हुई थी। तभी दीदी, हम दोनों सड़क किनारे रहते हैं, क्या एक दिन हमें भी कोई गाड़ी वाला माँ की तरह धक्का मारकर चला जाएगा? क्या हम दोनों भी माँ की तरह सड़क किनारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लगता है दीदी, जब मैं रात को सड़क किनारे सोती हूँ। सच कहूँ तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी वाला आएगा और हम दोनों को रौंद के चला जाएगा। ये कहकर छोटी सी गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। तब मीना ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपना घर बनाएंगे। अपना घर? हाँ दीदी, मुझे घर में रहना है, अपने घर में रहना है, क्या सड़क पर नहीं। मीना ने गुड़िया को कह तो दिया था कि वो अपना घर बनाएगी, लेकिन कैसे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इस बीच मीना और गुड़िया ने कबाड़ बिनने का काम शुरू कर दिया।
वो सारा दिन कबाड़ बनती, कभी सड़क किनारे तो कभी बस स्टैंड पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर, और फिर उसे सबसे बड़े कबाड़ी वाले को बेच देती। एक दिन जब दोनों बहनें कबाड़ बेचने के लिए गईं, तो वहाँ एक ग्राहक आया। अरे रमन सेठ, है बहुत पैसे कमा रहे हो कबाड़ में। सुना है तुमने फिर से एक नया मकान खरीदा है? हैं? कबाड़ से मकान, ये बात मीना के जहन में घूमने लगी। अब वो इतनी बड़ी सेठ तो थी नहीं कि बहुत सारा कबाड़ बेचकर अपना घर खरीद लेती, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना कबाड़ में जो बहुत सारी बोतलें वो इकट्ठा करती है, उसमें से कुछ वो बेच दे और कुछ अपने पास रख ले। दीदी, तुम सारा कबाड़ बेच क्यों नहीं देती? ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल आधा बेचती हो आधा रखती हो, ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से तो हम अपना घर बनाएंगे। प्लास्टिक की बोतल का घर? हाँ, फिर हमें सड़क के किनारे रहने की जरूरत नहीं होगी। उन दोनों बहनों ने इकट्ठा किए गए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना घर तैयार कर लिया। नहीं गुड़िया, अब हमारा घर तैयार हो गया। यहाँ पर कोई मकान मालिक हमें तंग करने नहीं आएगा और न ही कोई गाड़ी वाला हमें धक्का मारेगा। सुनीता और मीना अपने उसी घर में आज रहती हैं और कबाड़ भरने का काम करती हैं। अब उन दोनों बहनों को कोई डर नहीं। उन्होंने इस स्वार्थी समाज में जीने की कला सीख ली है। वैसे भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि गरीब हर परिस्थिति में जीना सीख ही जाता है, क्योंकि उसे लड़ना आता है। वो हालात के आगे घुटने नहीं टेकता। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें